हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम जानते हैं फ्रांसिस बेकन का ये एसेज, कौन कौन से उसके एसेज हैं, क्या क्या उसने अपने एसेज में बताया है। थोड़ा सा हम समरी जान लेते हैं पहले हिंदी में, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। इससे पहले मैंने ये लास्ट क्वेश्चन बचता है, पेपर 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। जिसकी भी हेल्प हुई हो या फिर जिसको भी ज़रूरत है, मेरी वीडियो पे यहाँ मेरे चैनल पे सबका मैंने लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करके डाला है, बिल्कुल अच्छे से डिटेल में। तो आप जाकर देख सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं एमए इंग्लिश के लिए। तो चलिए जानते हैं फ्रांसिस बेकन के ऐसे फर्स्ट ऑफ यूनिटी इन रिलीजन, किस बेस पर इसने ये लिखा है। इसमें क्या बताया है कि इस निबंध का संबंध है जो उन हालातों से है जो बेकन के समय में प्रचलित थी। इस निबंध को फर्स्ट टाइम 1612 में पब्लिश किया था। सेकंड टाइम ये इसका पब्लिशन 1625 को हुआ था। ठीक है। बेकन का विश्वास है कि जो धर्म का प्रमुख उद्देश्य है मानवीय समाज की एकता। बेकन के अनुसार धार्मिक एकता से परमात्मा प्रसन्न होगा। जो लोग धर्म को न मानते हैं वो भी चर्च की ओर आकर्षित होंगे। यदि धार्मिक एकता नहीं होगी तो लोग ईसा मसीह को स्वादिष्ट भोजन में या कहीं गुप्त कक्षों में भी खोजेंगे। धार्मिक एकता का फल शांति है। शांति एक महान वरदान है। धार्मिक एकता विश्वास, दया एवं भक्ति की ओर लोगों को ले जाती है। सेकंड ऐसे है सिमुलेशंस और डिसिमुलेशंस। ठीक है। अपने हाव भाव, कार्यों में व्यवहार से स्वयं को ऐसा प्रकट करना जैसे कि व्यक्ति है ही नहीं, तो सिमुलेशन कहलाता है। मानव वास्तव में जैसा है उसे यथार्थ को छिप जाना। ठीक है। तो उसे हम डिसिमुलेशंस कहते हैं। डिसिमुलेशंस एक डरपोक विकल्प है। मजबूत दिमाग व एवं दिलों वाले लोग सच बोलते हैं। गुप्त स्वभाव वाला व्यक्ति जरा भी ये इशारा नहीं करता कि उसके दिमाग में क्या है। ठीक है। ये स्वयं को छुपाने की डिग्रियां हैं। रहस्य के बाद प्राय डिसिमुलेशंस आता है। जहां छुपाना संभव नहीं होता वहां अपने आप पर आवरण डालना ही एकमात्र रहस्य है। कोई भी व्यक्ति सदैव अपनी भावनाओं को प्रकट किए बिना नहीं रह सकता। सिमुलेशंस एक गंभीर कमी है। इसे कुछ मामलों में ही सहन किया जा सकता है। इससे क्या होता है, झूठ बोलने की प्रवृत्ति का जन्म होता है। किससे? सिमुलेशन से। तो सांसारिक बुद्धिमत्ता के रूपों में बेकन ने सिमुलेशन से एवं डिसिमुलेशंस के फायदों का वर्णन किया है। सिमुलेशंस और डिसिमुलेशंस की नीतियों के माध्यम से कोई भी व्यक्ति दूसरों के इरादों को समझ सकता है। नेक्स्ट आता है ऑफ फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप में क्या बताया है? बेकन इस निबंध को अरिस्टोटले के इस कथन के साथ शुरू करता है, जिसमें अरिस्टोटले ने कहा था कि जो एकांत को प्यार करता है वो एक जंगली जानवर है या फिर एक देवदूत। ठीक है। तो बेकन ने इस कथन के बारे में क्या कहा है कि इस कथन में केवल आधी सच्चाई है। किसी भी व्यक्ति का एकांत के प्रति प्यार उसके जंगली पशु की प्रवृत्ति होती है, लेकिन देवताओं का यह गुण नहीं हो सकता। एक मित्रहीन व्यक्ति के लिए यह संसार एक वीरान है। मित्रता व्यक्ति की अनेकों तरह से सहायता करती है। दिल के बोझ को हल्का करने, समझदारी को स्पष्ट करने का काम करती है। ये व्यक्ति को अपने दिलों में छुपी भावनाओं, इच्छाओं एवं निराशाओं को व्यक्त करने में सहायक होती है। राजा और सम्राटों के लिए भी ये आवश्यक रही है।
वे भी किसी व्यक्ति को मित्र बनाने के लिए उसे ऊंचा दर्जा प्रदान करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि मित्रता बिना जीवन अधूरा है। मित्रता खुशियों को बढ़ाती है, दुख की तीव्रता को कम करती है। जब कोई व्यक्ति अपनी खुशियों का बंटवारा अपने मित्र के साथ कर लेता है तो वह स्वयं को खुशनसीब महसूस करता है। मित्रता व्यक्ति के विचारों को स्पष्टता प्रदान करने में सहायक है। एक मित्र व्यक्ति के व्यवहार में सुधार करता है, उसकी गलतियों को त्यागने में भी सहायता करता है। विभिन्न लोगों से सलाह लेना हानिकारक सिद्ध हो सकता है, लेकिन एक मित्र अपने मित्र के हालातों व रुचियों से परिचित होता है। उसकी सलाह बहुत ही मूल्यवान होती है। ऐसा व्यक्ति जिसका कोई मित्र है, उसके दो जीवन होते हैं। जिस काम को व्यक्ति स्वयं नहीं कर सकता वह उसे अपने मित्र के द्वारा करवा सकता है। यदि व्यक्ति अपनी किसी इच्छा की पूर्ति किए बिना गुजर जाता है तो एक मित्र उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयास जारी रख सकता है। कई बार व्यक्ति अपने नजदीकी रिश्तेदारों से व्यवहार करते समय दुविधा महसूस करते हैं, लेकिन उसकी और उसका मित्र उसी काम को बड़ी आसानी से कर सकता है। तो नेक्स्ट ऐसे है ऑफ ग्रेट पैलेस। इसमें क्या बताया है? तो ग्रेट पैलेस में फ्रांसिस बेकन ने विजडम पर जोर दिया है। इसमें लाइफ की जो महत्वपूर्णता है उसको उस पर भी इसने प्रकाश डाला है। इसके जो एडवांटेज हैं और जो डिसएडवांटेज, लाभ और जो हानि है, उनके बारे में भी फ्रांसिस बेकन ने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो नेक्स्ट इसका ऐसे है ऑफ एम्बिशन। एम्बिशंस में जो फ्रांसिस बेकन है वो एक एम्बिटियस मैन है। खुद के बारे में यहाँ पर उसने अपना इसका वर्णन किया है। ऑफ स्टडीज में फ्रांसिस बेकन बताते हैं कि ये एकांत एवं खाली समय के लिए एक आनंद का स्रोत है। इसका आभूषणपूर्ण महत्व है। ये एक व्यक्ति अध्ययन से वार्तालाप के लिए सामग्री प्राप्त करता है। अध्ययन व्यक्ति को स्वयं को समझने एवं कार्य को आसानी एवं सफलतापूर्वक करने में सहायता प्रदान करता है। बेकन का कहना है कि अध्ययन में अत्यधिक समय लगाना आलसीपन की भी निशानी है। तो नियमों को किसी किताब के अनुसार ही प्रयोग करना एक विद्वान की विलक्षणता प्रकट करना है। ठीक है। अध्ययन से व्यक्ति अपने स्वभाव की कमियों को भी दूर कर सकता है। तो नेक्स्ट ऐसे देखते हैं इसका। नेक्स्ट ऐसे है ऑफ ट्रूथ। इसमें बेकन ने ये सर्वाधिक प्रसिद्ध निबंध है। 1625 में इसे प्रकाशित किया गया है। निबंध की प्रथम पंक्तियों में बेकन प्राचीन रोमन गवर्नर पिलेट का जिक्र करता है। उसकी सत्यता के बारे में जानने की कोई रुचि नहीं थी। उसके मस्तिष्क में संदेह व अविश्वास घर कर चुके थे। अवश्य ही ये ऐसे लोग हैं जो शीघ्र ही अपने विचारों को बदल लेते हैं। ग्रीक के स्पेस्टिक्स किसी भी चीज को अंतिम नहीं मानते थे। बेकन का विश्वास है कि सत्य की खोज में काफी समय और श्रम लगता है, लेकिन एक बार इसका पता लगाने के बाद ये मस्तिष्क की स्वतंत्रता में बंधन बन जाता है। इसलिए लोग सच्चाई से घृणा करते हैं। वास्तव में मानव मौलिक रूप से झूठ की ओर आकर्षित होता है। ठीक है। नेक्स्ट है ऑफ नेचर इन मैन। नेचर इन मैन में क्या होता है कि मानव प्रकृति छिपी होती है। कभी कभी ये नियंत्रित होती है। बल इसे और ज्यादा उग्र बना देता है। जब इसे हटा लिया जाता है, बल से अधिक उपदेश अच्छे होते हैं, लेकिन वे आमतौर पर प्रभावी नहीं होते। एक व्यक्ति की प्रकृति उसके निजी जीवन से व्यक्त होती है। इसका कारण है कि उसमें कोई दिखावा नहीं होता, तो व्यक्ति अपने सिद्धांतों को भूल जाता है। किसी नए मामले में भी उसकी प्रकृति उजागर होती है। इसका कारण है कि यहाँ वह सामान्य व्यवहार को त्याग देता है। जिनकी प्रकृति उनके व्यवसाय के अनुरूप होती है। यदि कोई व्यक्ति अरुचिपूर्ण कार्य करता है तो ऐसे कार्य करने के लिए निश्चित समय निर्धारित करना चाहिए।
जहां तक अध्ययन का प्रश्न है, जिसे वह पसंद करता है वह दूसरे कार्यों के मध्य अंतराल में कर सकता है। एक व्यक्ति को अपना अच्छा समय उपयोगी कार्यों में व्यतीत करना चाहिए और अनुपयोगी कार्यों में नहीं गंवाना चाहिए। नेक्स्ट ऐसे है ऑफ लव। इसमें देखते हैं फ्रांसिस बेकन क्या बताता है। फ्रांसिस बेकन ऑफ लव, उसका जो ऐसे है उसमें कहते हैं कि रंगमंच पर वास्तविक जीवन से अधिक प्रेम का प्रदर्शन होता है। प्रेम स्थायी रूप में सुखान एवं दुखान नाटकों में प्रदर्शित होता है। प्रेम व्यक्ति को मूर्खतापूर्ण कार्यों में लगाने का प्रयास करता है, उसे तबाही एवं नाश की तरफ ले जाता है। इसलिए सभी गंभीर व्यक्ति इस भाव वेग से बचे रहते हैं। ये सच ही कहा है कि प्रेम करना, बुद्धिमान रहना, दोनों बातें साथ साथ होना असंभव है। प्रेम तिरस्करणीय है। प्रेम मनुष्य को मस्तिष्क के संतुलित नहीं रहने देता। एक व्यक्ति जो प्रेम करता है आंखों के विषय में गुलाम बन जाता है। प्रेम का शक्तिशाली आवेग समृद्धि एवं विपत्ति दोनों समय में ही आक्रमण करता है। मनुष्य को किसी एक व्यक्ति को प्रेम का केंद्र बिंदु नहीं बनाना चाहिए, अपितु उसे इसके कार्य क्षेत्र को विस्तृत करना चाहिए। उन्हें दान धर्म के कार्य करने चाहिए जिनसे गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को लाभ हो सके। वैवाहिक प्रेम मानव जाति को अभिवृद्धि एवं सत्ता कायम रखता है। मित्र प्रेम मानव जाति को पूर्णता प्रदान करता है, लेकिन उच्छृंखल प्रेम मानव प्रकृति को दूषित करता है। नेक्स्ट ऐसे है और लास्ट, जो कि ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस। माता पिता, विशेषकर माता के लिए बच्चों के प्रति प्रेम में भेदभाव करना उचित नहीं है। सोलोमन ने कहा है कि एक बुद्धिमान पुत्र पिता को खुशी देता है, लेकिन एक बिगड़ा हुआ बेटा माता का नाम बदनाम करता है। अनेक बच्चों के एक परिवार में बड़े बच्चे प्राय स्वीत भोगी माने गए हैं, लेकिन सबसे छोटे बिगड़ जाते हैं। बीच के लापरवाही के शिकार होते हैं, लेकिन यही लापरवाही के शिकार बच्चे सर्वोत्तम सिद्ध होते हैं। बच्चों को दिए जाने वाले जेब खर्च में कंजूसी बरतना एक बड़ी गलती है। इससे बच्चे गिरे हुए व धन ऐंठने के अनेक बहाने ढूंढने वाले हो जाते हैं। जब वे अमीर हो जाते हैं तो वे अविवेकशील हो जाते हैं। माता पिता को अधिकार का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन जब जेब खर्च देने में उदारता बरतनी चाहिए। उन्हें बच्चों में प्रतिद्वंदिता को बढ़ावा देना बुरी बात है। फ्रांसिस बेकन ने और कहा है कि इटली के लोग अपनी संतान व निकट के संबंधियों में भेदभाव नहीं करते। ये स्वाभाविक है, क्योंकि कभी कभी परिवार का कोई सदस्य स्वयं के पिता से ज्यादा अपने चाचा जैसा दिखता है। माता पिता को अपने बच्चों के भविष्य के विषय में शीघ्र सोचना चाहिए, लेकिन यदि उनके बच्चे असाधारण रूप से कुशागर हैं और कोई जीविका का कोई विशेष साधन अपनाना चाहते हैं तो उन्हें उनका विरोध नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चे भाग्यशाली होते हैं, लेकिन यदि उन्हें संपत्ति उत्तराधिकार में मिलती है तो वे संपन्नता की बुराइयों के शिकार हो जाते हैं। तो ये थे फ्रांसिस बेकन के 10 ऐसे जिनका मैंने थोड़ा थोड़ा विश्लेषण किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ पर अच्छे से एक नोट्स बना के फुल कंप्लीट क्वेश्चंस अपलोड करती हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो बने रहिए और देखते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू। डू सब्सक्राइब, डू लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।